हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमने सीरीज़ शुरू करी है, उस सीरीज़ में काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं तुरंत उसमें आ जाइए भाई और पार्टिसिपेट ज़रूर करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है और इसी तरह से अपना सपोर्ट जारी रखिए और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाते रहिए। तो गाइज़, आज हम एक ऐसे टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है और जिसकी काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता है आपके पेपर में। ठीक है, तो उस टॉपिक को हम आज शुरू करते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक का नाम है ओशियन करंट। ओशियन करंट, हिंदी में हम इसको बोलते हैं महासागरीय धारा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज ओशियन करंट, तो जब हम ओशियन करंट को लेकर डिस्कस करने चलते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। देखो, पहली चीज़ क्या होता है, व्हाट इज ओशियन करंट। तो ओशियन करंट, ड्यू टू रेगुलर पीरियोडिक मोशन ऑफ ओशियन अ करंट जनरेट ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन इज नोन एज ओशियन करंट। ठीक है, महासागरों की लगातार होने वाली गतियों के कारण उसकी सतह पर एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, महासागरीय धारा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये धारा उत्पन्न क्यों होती है। वाई दिस करंट जनरेटेड ऑन इट्स सरफेस, क्यों उत्पन्न होती है, क्या वजह है, क्या कारण है। तो उस वजह कारण को हमें जानना है और उसको देखना है। ठीक है, डेफिनेशन एकदम क्लियर है। ड्यू टू रेगुलर पीरियोडिक मोशन ऑफ ओशियन अ करंट जनरेट ऑन इट्स सरफेस नोन एज ओशियन करंट। ठीक है, जो ओशियंस के रेगुलर अप एंड डाउन मोशन होते रहते हैं, इस अप एंड डाउन मोशन की वजह से इसकी सरफेस पे एक करंट डेवलप हो जाती है। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, ओशियन करंट या महासागरीय धारा। तो फ्रेंड्स, द डेफिनेशन इज क्वाइट इजी, बट होता क्या है कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट ओशियन करंट। ठीक है, महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट ओशियन करेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से कारक होते हैं जो महासागरीय धारा को प्रभावित कर सकते हैं ना। तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उनको इस पर थोड़ा सा चर्चा करनी है भाई। इसमें मेन कारक में सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपने अक्षों पर घूर्णन, अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है, पहला वजह यह है। इसके अलावा दूसरा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ दैट मीन्स पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये भी किसी जगह की महासागरीय धारा को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। पहला आ गया रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। फिर तीसरे नंबर पर क्या आएगा भाई, तीसरे नंबर पर आपके पास आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मतलब है, वायुमंडलीय दाब। जो वायुमंडल अपना दाब लगाता है उसकी वजह से धारा या तो नीचे या तो ऊपर होती है। तो जो ओशियन करंट जनरेट हो रही है उनको जनरेट करने के पीछे ये मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, पहले नंबर पर रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, दूसरा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपने अक्षों पर गुरुत्वाकर्षण, तीसरे नंबर पर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ,
पृथ्वी का जो वायुमंडलीय दाब है। ठीक, ये 3 फैक्टर हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा आपके पास एक आता है शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो फ्रेंड्स, दीज आर द बेसिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द ओशन करंट ऑफ एनी एरिया। किसी भी जगह की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले ये मेन कारक हैं। ओके, तो इनको याद रखिएगा, इनको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हमारा जो ये सेशन है, ये सेशन 2 हिस्सों में होगा। मैं अभी भी आपको बता दूं, हम पहले पार्ट में थ्योरी पढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो भाई दोनों पार्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, एग्जाम में मुझे लग रहा है इस बार ये आएगा। चलिए, तो भाई ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ओशियन करेंट्स के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स कितने प्रकार की होती है भाई। जब हम ओशियन करेंट्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास कितने टाइप की होती है? तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ओशियन करेंट, कोल्ड एंड वार्म। ठीक है, एक होती है आपकी गर्म धारा और दूसरी होती है आपकी ठंडी धारा। ठीक है, ठंडी धारा और दूसरी होती है गर्म धारा। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब हम इसको समझेंगे तो आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। देखो, जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पर 2 हिस्से हैं। एक तो आपका ये विषुवत रेखा के बारे में हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। अबव इट we have northern hemisphere and below it we have southern hemisphere। तो it is quite easy। what is equator? equator एक imaginary line है। ठीक, इसी तरह से हमारे पास एक और इमेजिनरी लाइन है जिसको हम बोलते हैं पोल। एक आपके पास नॉर्थ पोल है और दूसरा फ्रेंड्स क्या है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, अब हमारे पास करंट 2 तरह की होती है। पहली करंट कौन सी होती है? पहली करंट जो हमारे पास है वो है हमारे पास वार्म करंट। वो करंट जो इक्वेटर से पोल की तरफ चलती है वो वार्म होती है। गर्म धारा कौन सी होती है? जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है। ठीक है, विषुवत रेखा को इंग्लिश में फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ओके, यू हैव टू चेक ऑल दिस नेम। आपको ये नाम ध्यान रखने हैं और इसको ध्यान रखकर चीज़ों को करना है। अब आपके पास पोल से इक्वेटर की तरफ जो चलेगी वो आपकी होगी कोल्ड करंट। तो गाइज यू हैव 2 टाइप्स ऑफ करंट, वार्म एंड कोल्ड। वार्म कहाँ से चलती है? इक्वेटर से पोल। ठीक है, कोल्ड कहाँ से चलती है? पोल से इक्वेटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ध्यान रखोगे तब चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक, अब देखिए वार्म और कोल्ड करंट हमको समझ में आ गया। अब हमारे पास ओशियन करंट कहाँ मिलती है भाई? ओशियन करंट कहाँ चलती है? ओशियन करंट चलती है हमारे ओशियंस में। ठीक, और हमारे पास ओशियंस हैं कितने? बेसिकली हमारे पास 5 ओशियंस हैं। कितने ओशियंस हैं? 5। ठीक, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, जिसको आप हिंदी में प्रशांत महासागर भी बोलते हैं। आफ्टर दैट यू हैव सेकेंड नंबर ऑफ ओशियन इज नोन एज अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को हिंदी में फ्रेंड्स हम लोग आंध्र महासागर भी बोलते हैं। आफ्टर दैट वी हैव इंडियन ओशियन, जिसको हम हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। देन वी हैव 4th ओशियन नेम सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन हिंदी में इसे हम दक्षिण महासागर या दक्षिणी महासागर बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशियन, इसे हम आर्कटिक ओशियन बोलते हैं।
तो फ्रेंड दीज आर द 5 ओशियंस, हमारे पास ये 5 महासागर हैं। अब देखो हमको हर एक महासागर को यहाँ पर स्टडी नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास जितनी भी ओशियन करंट इन्हीं ओशियंस में मिलती है, लेकिन अब हर एक ओशियंस की ओशियन करंट हमें नहीं देखनी है। अगर हर एक ओशियंस की देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर मेजर ओशियंस करंट को देखेंगे, ठीक है। पैसिफिक की देखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अटलांटिक की देखेंगे और इंडियन ओशियंस की देखेंगे। अगर आपने इन 3 ओशियंस पे थोड़ा सा भी ध्यान कर लिया तो आई थिंक कि आप सारी चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं भाई। ये देखिए, ये आपके सामने है वर्ल्ड का एक रफ मैप है, अनस्केल्ड मैप है, इसे याद रखिएगा। अनस्केल्ड का मतलब क्या है, ये स्केल्ड नहीं है, ठीक। चलो पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ओके थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा कर दिया। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। और इसको थोड़ा सा उधर खिसका दें इस तरह से, और यहाँ पे से और खींच लें। बेसिकली हमारा यहाँ मोटिव इस डायग्राम को दिखाना है क्या भाई। देखो इस डायग्राम में देखोगे तो ये देखो, ये पैसिफिक ओशियन है। ये वाला ओशियन कौन सा है? दिस ओशियन इज बेसिकली नोन एज पैसिफिक ओशियन। ये आपका पैसिफिक ओशियन है। आफ्टर दैट दिस ओशियन इज अटलांटिक ओशियन। दिस ओशियन इज इंडियन ओशियन। नीचे आपका सदर्न ओशियन है और ऊपर आपका जो यहां पर है वो आपका आर्कटिक ओशियन है। गाइज दीज आर द 5 ओशियंस, इंपॉर्टेंट ओशियन। इसमें देखो सबसे बिजिएस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ओशियन है अटलांटिक ओशियन। क्यों? क्योंकि अटलांटिक ओशियन पास के 4 कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा है। तो हम पहले अटलांटिक ओशियन की करंट्स पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, और फिर आगे देखेंगे बाकी करंट्स को, ठीक है। तो चलो भाई अटलांटिक ओशियन की करंट पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। भाई अटलांटिक ओशियन का जो ये एरिया है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें और थोड़ा सा इसको उधर खिसका दें। हमको अटलांटिक ओशन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो अटलांटिक ओशन के एरिया को हमने बड़ा कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ये हो गया हमारे पास, ओके। चलिए भाई ये आ गया आपका मेन एरिया, ठीक। अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेटर ऐसे जा रहा है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर देखते हैं तो हमारे पास अटलांटिक ओशियन की मेन करंट कौन कौन सी है उसको एक बार फटाफट देख लेते हैं और उनके नाम देख लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और चीज़ें आपके पास एकदम क्लियर हो जाए। भाई देखो ये आ गई आपकी पहली करंट, ठीक। ये आ गई दूसरी, इधर से ये आ गई तीसरी, ये आ गई चौथी, चौथी की बात गाइस ये आ गई आपकी 5th नंबर की, ठीक। ये आपकी 6th नंबर की और ये आपकी 7th नंबर की, ठीक है। अब गाइस इनके नाम क्या है? इनके नाम को अगर देखना है तो हम चलो इनके नाम देख लेते हैं एक बार। पहले नंबर पर आपके पास जो आती है वो आती है फ्लोरिडा। दूसरे नंबर पर आपके पास आती है गल्फ स्ट्रीम या गल्फ धारा। आफ्टर डैश वी गॉट थर्ड वन कौन सी आती है तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे आती है लेब्राडोर। फिर चौथे नंबर पर आपके पास आती है कैनरी, ठीक है। कैनरी चौथे नंबर पे आ गई फ्रेंड्स, और कैनरी के बाद आपके पास 5वें नंबर पे जो आएगा, 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा? 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका ब्राजीलियन करंट, और 6ठे नंबर पे बेंगुएला, और 7वें नंबर पर आपको आएगा
फॉकलैंड करंट। तो गाइस देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, हमको यहाँ पर ड्रिफ्ट वगैरह नहीं देखनी है। जब आप स्टैंडर्ड किसी बुक को पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे, ड्रिफ्ट से लेकर एक एक चीज़ होगी, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से हम सिर्फ देखेंगे करंट का एरिया। तो दीज आर द नेम 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 जो यहाँ पर नंबर है गाइस, इसी नंबर पे लिखा हुआ है। तो इसका और इसका नाम सेम है, तो भाई नाम को ध्यान रखो, इसी नाम को हम यार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपकी सुविधा के लिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखो हमारे पास 1 से 7 तक की करंट यहाँ पे दिख रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है? तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया? आई टोल्ड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट द करंट विच फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इज वार्म एंड करंट विच फ्लो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर इज कोल्ड। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको सब चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। देखो ये 1 नंबर वाली है, ठीक, 1 नंबर वाली देखो कहां से चल रही, इक्वेटर से पोल की तरफ। तो भाई ये कैसी होगी? वार्म। कैसी होगी? वार्म, W फॉर वार्म, ठीक। अब देखो 2 नंबर वाली भी ऐसी है, तो ये भी कैसी होगी? वार्म। 3 नंबर ये देखो पोल से इक्वेटर की तरफ चल रही है, एरो देखो, एरो किधर आ रहा है? इक्वेटर की तरफ, तो ये कैसी हो गई? ये हो गई कोल्ड। फिर देखो 4 नंबर वाली, ये इक्वेटर की तरफ आ रही है पोल से, तो ये भी कैसी होगी? कोल्ड। देन 5th नंबर वाली, 5th नंबर वाली अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5th नंबर वाली देखो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, तो ये हो गई वार्म। 6th नंबर वाली देखो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो ये हो गई कोल्ड। 7th नंबर वाली देखो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, ये भी कोल्ड। तो देखो यहां पर हो गया वार्म कोल्ड का पूरा पैटर्न, ठीक। तो दीज आर द पैसिफिक ओशन, सॉरी अटलांटिक ओशन मेन करंट। इन करंट पे आपकी ठंडी गर्म करंट पूछी जाती है, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, कौन सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, कौन सी साउथ अटलांटिक ओशन में, कौन सी अटलांटिक ओशन की है या कौन सी अटलांटिक ओशन की नहीं है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस एरिया, ठीक है। अगर आप ये 7 करंट याद रखोगे तो अटलांटिक ओशन से जो भी क्वेश्चन आएगा करंट का वो आप कर ले जाओगे, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, दिस इज पैसिफिक ओशन, ये हमारा पैसिफिक ओशन का एरिया है। आप देख सकते हो इस एरिया को पूरा, ये पूरा आपका पैसिफिक ओशन का एरिया यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक। अब इस पैसिफिक ओशन के एरिया को अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको करंट्स मिलेंगी। चलिए उन करंट्स को एक बार देख लेते हैं, कौन सी कौन कहां पर है। देखो पहले हम इक्वेटर को यहां पे वापस ड्रॉ कर लें। इक्वेटर का जो एरिया है वो ऐसे, ये इक्वेटर की लाइन है ना। अब इक्वेटर की लाइन ये आपके पास आ गई, ठीक। और अब यहां पर हम मेन करंट देखेंगे, ठीक। नंबर 1, ठीक, दिस वन, ठीक। सबसे पहले तो आपकी आएगी ये वाली, 7 हो गई थी तो 8, फिर ये आपका 9, दिस इज 10, दिस इज 11, 12, 13। तो देखो हमने पीछे क्या देख लिया? हमने पीछे देख लिया था बेसिक 1 से 7 तक। चलिए हम यहां पर देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। देखिए ए आपके यहां पर जो चीजें हैं यहां पर आपको क्लियर हो गई होंगी, और यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके नाम क्या है, ठीक है। इनके नाम को मैं यहां पर किनारे लिख देता हूं ताकि आपको इनके नाम एकदम क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है। इनके नाम को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। देखो 8 नंबर पे आपके पास आती है कैलिफोर्निया करंट, ठीक। 9 नंबर पे आएगी अलास्का करंट, 10 नंबर पे आएगी कुरोशियो, 11 नंबर पे आएगी क्यूराइल, 12 नंबर पे आएगी अल नीनो, और 13 नंबर पे आएगी हम्बोल्ट। तो गाइस दीज आर द बेसिक करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की करंट है। 8 नंबर की कैलिफोर्निया, 9 नंबर की अलास्का,
10 नंबर पे कुरोशियो, 11 नंबर पे क्यूराइल और 12 नंबर पे है आपकी अल नीनो और 13 नंबर पे हमबोल्ड। हमबोल्ड को हम क्या बोल सकते हैं? हमबोल्ड को हम पेरुवियन करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस दीज आर द करंट। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ठंडी गर्म को एक बार देख लेते हैं। देखो ये कहां पे आ रही है? ये इक्वेटर की तरफ आ रही पोल से, तो ये कैसी है? ये आपकी हो जाएगी कोल्ड। ये कैसी करंट हो जाएगी भाई? ये करंट हो जाएगी आपकी कोल्ड। ठीक, ये देखो ये आपकी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, ये कैसी हो जाएगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी आपकी वार्म। देखो ये पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी कोल्ड। फिर ये देखो ये वाली, ये आपकी वार्म। अल नीनो भी आपकी कैसी हो जाएगी? वार्म। और ये हमबोल्ड कैसी हो जाएगी? कोल्ड। तो इक्वेटर पोल के कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखोगे तो वार्म और कोल्ड करंट को फिगर आउट करना कोई बड़ी डील नहीं। ठीक, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी करंट और है जो आपके पास यहां पर है। ठीक, अगर आप इसको याद रखोगे तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब देखिए ये वाला डायग्राम में आपको वार्म और कोल्ड करंट का एक और इजी कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको इसमें ज्यादातर चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। देखो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, जैसे इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट है। ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, पेपर में इनसे क्वेश्चंस कम बनते हैं और इसको आपको ध्यान नहीं रखना है। देखो मैंने जैसे बताया कि जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसमें वार्म और कोल्ड को अलग अलग कलर से दिखाते हैं, लेकिन वार्म और कोल्ड का कलर से ना कंसेप्ट बनाइए, बल्कि आप कैसे बनाइए? इक्वेटर पोल और पोल इक्वेटर से। इफ यू जनरेट द कॉन्सेप्ट बाय इक्वेटर टू पोल एंड पोल टू इक्वेटर मेथड, देन यू विल नॉट कंफ्यूज योर एग्जाम, है ना? इफ यू नॉट कंफ्यूज इन योर एग्जाम देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो गाइज आपको सिर्फ फोकस करना है कि मैं जो बता रहा हूँ, पोल से इक्वेटर की तरफ जो करंट चलती है वो कोल्ड होती है और इक्वेटर से पोल की तरफ जो करंट फ्लो करती है वो कैसी होती है? वार्म। तो आपको यहाँ पर देखना है गाइज, इस तरह के हर डायग्राम आपको बुक्स में मिलेंगे जिसमें रेड कलर से वार्म और ब्लू कलर से कोल्ड कलर को दिखाया जाता है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखो अलास्का दिया है, कैलिफोर्निया दिया है, पेरुवियन करंट दिया हुआ है, ब्राज़ीलियन, बेंगुएला, कैनरी, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, नॉर्वेरियन, ईस्टर्न ग्रीन करंट, ग्रीनलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, मोजाम्बिक, अल्गुरहास। ठीक, तो आपको ये सब करंट ध्यान रखना है। ठीक, मैंने आपको कितनी करंट बता दी? 13 के बाद देखो ये आपका इंडियन ओशन है, हमने अटलांटिक ओशन देख लिया, पैसिफिक ओशन की करंट देख ली, है ना फ्रेंड? देखो कुरोशियो ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी हमेशा वार्म मिलेगी आपको। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट हमेशा कैसे मिलेगी? कोल्ड। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी वार्म होगी और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कैसी होगी? कोल्ड। ठीक, अब देखो आपका आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में देखो दो करंट मेन है। पहले नंबर पर है मोजाम्बिक, पहले नंबर की करंट कौन सी है? मोजाम्बिक। और दूसरे नंबर पे है अल-गुल-हास। तो गाइस दीज टू करंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन या हिंद महासागर की ये दो धाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे मोजाम्बिक, दूसरे नंबर पे अगुलहास। अगुलहास ऊपर की तरफ है, मोजाम्बिक नीचे की तरफ है। दोनों आपकी वार्म करंट है, इक्वेटर से पोल की तरफ फ्लो करती। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ओशन करंट। ठीक है, ओशन करंट आपके पास ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर मिलती है, लेकिन अब एक चीज याद रखिए कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो आधा पार्ट मैंने आपको बता दिया कि इसकी मैपिंग 2 से 4 बार इसकी मैपिंग अगर आप करोगे तो आप 100% ओशन करंट को जान जाओगे, है ना? बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में इसकी शॉर्ट ट्रिक और एक छोटा मोटा तरीके से बताते हैं, लेकिन कभी भी याद रखना यूपीएससी में ये मेथड काम नहीं आते। ठीक, तो चलिए अगर ऑफिसर बनना है तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अब देखो ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे पास करंट दो तरह की होती है, वार्म एंड कोल्ड। वार्म करंट कौन सी होती है? जो आपकी इक्वेटर से चलती है। कोल्ड करंट कौन सी होती है? जो पोल से चलती है। अब ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर आपकी वार्म और कोल्ड करंट आपस में आके मिलती हैं। ठीक है, आपकी वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं। तो जहां पर वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है वहां पर क्या होता है? तो वहां पर दो चीजें होती है। ठीक है, वहां पर जनरेट होता है फॉग। फॉग मतलब कोहरा। ये फॉग है, ये वाला फॉग नहीं, क्या चल रहा है, ये फॉग मतलब होता है कोहरा।
अब इस फॉग की अगर हम बात करें तो इसमें कोहरे में आपकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है ना, और इसी फॉग में जब आसपास का एरिया में निकलने वाला स्मोक मिल जाता है तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्मॉग, जो कि एक पोल्यूशन है। ठीक, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं उनकी जर्नी कैंसिल्ड हो जाती है, बड़ा नुकसान होता है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मिलती है वहाँ पर जनरेट होते हैं प्लांकटन्स। क्या जनरेट होते हैं फ्रेंड्स? प्लांकटन्स। प्लांकटन्स को हिंदी में बोलते हैं प्लावक। क्या बोलते हैं? प्लावक। प्लावक की अगर हम बात करते हैं तो प्लावक एक तरह की एल्गी होती है ना, और जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट जनरेट होती है वहाँ पे ये एल्गी बहुत ज़्यादा बनती है, और ये एल्गी एक तरह का फिश फूड होती है। फिश फूड मतलब मछली का चारा होती है। भाई मछली इसे खा के जिंदा हो सकती है, जिंदा रह सकती है। फिश फूड बहुत अच्छा फिश फूड होती है। और देखो मछलियों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? दो चीज़ें चाहिए होता है। एक इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट? ना पानी ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, है ना। अब वार्म कोल्ड करंट जहाँ पे मिलती है वहाँ पर ऐसा होता ही होता है। साथ ही साथ उनको खाने के लिए खाना चाहिए। तो भाई जहाँ पर आपका वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड डेवलप होते हैं। फिशिंग ग्राउंड मतलब मछली पकड़ने के क्षेत्र। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इन दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र है, ये वाला, जहाँ पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आके मिलती है। ये रीजन दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र है। ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। ठीक है, ग्रैंड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यू फाउंडलैंड के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड ये वाला एरिया जो है अंदर वाला, ये न्यू फाउंडलैंड है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्सा किसका है? ये कनाडा का हिस्सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र कौन सा है? कनाडा का न्यू फाउंडलैंड, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड बैंक मिलते हैं। जहाँ पर भी ठंडी और गर्म धारा मिलती है वहाँ पर मछलियाँ अपने आप ही उत्पन्न होती हैं और दुनिया की बेहतरीन मछलियाँ वहाँ पे मिलती हैं। और इस वाले एरिया में ये पोल के ज़्यादा करीब है तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने फिशिंग को ही अपना ऑक्यूपेशन बना रखा है। और यहाँ पर मछलियों को पकड़ने के लिए वो हाईटेक टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ, टनों के हिसाब से मछलियाँ मिलती है। भाई आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में कैसी मछली मिलती है? छोटी छोटी, कुछ कुछ किलो की, 100 किलो, 150 किलो, ऐसे सबसे भारी मछलियाँ मिलती हैं। यहाँ पर टनों के हिसाब से होती हैं, है ना। इंडिया में क्या किया? जाला डाला, मछली पकड़ ली, है कि नहीं? या वो फेविक्विक लगाया और मछली पकड़ के ले आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे जाला वाला डाल के मछली पकड़ोगे तो मछली तुमको पकड़ के ले जाएगी। तो इसीलिए याद रखिए कि यहाँ पर हाईटेक मशीनरीज का इस्तेमाल होता है, और यहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन ही क्या है? फिशिंग। या तो वो फिशिंग करते हैं 6 महीने और 6 महीने वुड कटिंग करते हैं। कनाडा के लोगों के पास दो ही काम ही है। तो अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है दुनिया का। इसी तरह से यहाँ लंदन के पास आपके पास मिलेगा डोंगर बैंक। डोंगर बैंक जो है ये लंदन में है, और ये भी एक बड़ा फिशिंग ग्राउंड है, मछली पकड़ने का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ठंडी और गर्म धारा मिलती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि दो बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड आपके अटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड कनाडा, डोंगर बैंक लंदन इंग्लैंड। जैसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले आप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसके क्वेश्चन जब आपको बताऊंगा तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखे रहिएगा, और अगला वीडियो जो आएगा उसको फिर आराम से सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आपको फ्रेंड्स हो गया है क्लियर। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े मछली पकड़ने के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? यहीं पर मिलते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर ठंडी और गर्म धारा मिलती है। अब अगर ध्यान देते हैं, हमारे पास अटलांटिक ओशन की इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी इंपॉर्टेंस को एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसी अटलांटिक ओशन में, इस मिडिल वाले एरिया में, जहाँ पे आपकी फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम ऑफ कैनेरी मिलती है, बीच में यहाँ पर एक वर्चुअल सी पाया जाता है। इस सी को हम बोलते हैं सरगासो सी। अब सरगासो सी, इसका नाम सरगासो क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर सरगासम घास पाई जाती है, और जहाँ तक ये घास पाई जाती है वहाँ तक
समुद्र के अंदर कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए इसे समुद्र का रेगिस्तान, ठीक है, डेजर्ट ऑफ ओशियन कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। महासागरों का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? सरगासो को। ठीक है, सरगासो दुनिया का इकलौता ऐसा ओशियन है विच डज नॉट हैव एनी कोस्टल लाइन। द ओनली ओशियन ऑफ द वर्ल्ड विच डज नॉट कंटेन एनी कोस्टल लाइन इज सरगासो सी। ठीक है, आमतौर पे जितने भी सागर होते हैं उनका कोई ना कोई किनारा होता है, इस सागर का कोई भी किनारा नहीं है ना भाई। सागर का किनारा होता है कि नहीं होता है? अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही फेमस एक्टर है रणबीर कपूर, जिनके फादर की भी डेथ हो गई है, ऋषि कपूर। उनकी बहुत ही फेमस पिक्चर आई थी, उन्होंने गाना गा के बताया था सागर किनारे। तो भाई उन्होंने गाना गा के एकदम फैक्ट बात बताई थी कि सागर का हमेशा किनारा होता है, लेकिन इस सागर का एक कोई भी किनारा नहीं है। द ओनली सी विदाउट एनी कोस्टल लाइन इज सरगासो सी। वो सागर जिसकी कोई तटवर्ती सीमा नहीं है वो है सरगासो सी। सरगासो सी दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई तटवर्ती सीमा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, द सी इनसाइड एनी ओशियन। वो सागर जो किसी महासागर के अंदर है, सरगासो सागर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, सरगासो सागर कहाँ मिलेगा? अटलांटिक महासागर में। कहाँ मिलेगा? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सरगासो सी? सरगासो सी लोकेशन इज इन अटलांटिक ओशियन। इन विच अटलांटिक ओशियन? नदर्न और सदर्न? नदर्न अटलांटिक ओशियन। तो गाइस दीज आर द बेसिक क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड इन योर पेपर। तो चलिए, ये टॉपिक मैंने आपको इजीली तरीके से समझा दिया है। अब ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो गाइस आज के इस सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और भाई अपना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भाई, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम अगर आपकी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल है तो उस पर आप सर्च करिए डिकोड एग्जाम डिफेंस, और डिकोड एग्जाम डिफेंस को सर्च करोगे तो हमारा ही चैनल आपको मिलेगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? हमारे पास जितने भी नोट्स वगैरह आते हैं, पीडीएफ होते हैं, वो सब हम अपलोड कर देते हैं। क्विजेज मिलेंगी, एक्टिव क्विजेज, और हमारे सारे वीडियोस के अपडेट मिलेंगे। तो जितने भी अपडेट्स चल रहे होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, इसको मत भूलिएगा। चलिए गाइज, आज के इस सेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम अगले सेशन में इसी के MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।